नमस्कार। राज्यसभा टीवी के देश देशांतर कार्यक्रम की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और हम इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे और किन पार्टियों की तरफ से क्या वायदे जनता के लिए किए जा रहे हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण यहाँ हैं, इन सब की समीक्षा के लिए हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान इस वक्त यहाँ रायपुर में। मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले आरपी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सच्चिदानंद उपासने जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और हमारे साथ इकबाल रिजवी हैं जो कि मीडिया विभाग जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस उसके प्रभारी हैं। वो पार्टी जो कि अभी उभरी है और जिसका बसपा के साथ गठबंधन है और तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनावी मैदान में। इसके अलावा मधुकर द्विवेदी जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। शुरुआत आपसे करता हूं मैं सच्चिदानंद जी, क्योंकि आपकी पार्टी 15 साल लगातार सत्ता में रही है। वायदे कई सारे आपकी तरफ से किए गए, आपकी पार्टी की तरफ से किए गए हर बार हर चुनाव में। ज़रूर उन वादों पर जनता हिसाब आपसे मांगेगी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें क्या वो 2 या 3 खास मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर आपकी पार्टी के लिए हो सकता है। नहीं, देखिए, वादे हमने किए थे उसको हमने पूरा भी किया है, और मैं मानता हूँ कि हमको पहली बार जनादेश इसलिए मिला कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे हुए। दूसरी बार भी जनादेश इसलिए मिला कि हमने जो वादे किए वो पूरे किए। तीसरी बार भी हमको जनादेश इसलिए मिला कि हमने वादे किए वो पूरे किए। नवगठित राज्य था, उस राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती थी, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। उस गढ़ को तोड़ना, ये हम केवल विश्वसनीयता के आधार पर ही यहाँ पर अपनी पहचान और अपनी पैठ बना सकते थे। और मैं मानता हूँ कि जनता ने हमारे उन वादों को जो हमने किया उसको हमने पूरा किया। इस कारण हम पर 3 बार विश्वास व्यक्त किया है, और चौथी बार जब हम चुनावी समर में उतर रहे हैं तो हम एक हाथ में अपना संकल्प पत्र जो हमने पिछले चुनाव में वादे किए थे संकल्प पत्र के माध्यम से, उसको और उससे बहुत कुछ ज़्यादा ही हमने इस प्रदेश की जनता को दिया है। इसलिए और भविष्य में इस चौथे कार्यकाल में जब हम जा रहे हैं तो हम पूरी तैयारी से कि हमने जो सबका साथ सबका विकास एक अवधारणा को लेकर हम काम किए, हमने अंत्योदय की कल्पना को लेकर इस प्रदेश में हमारी सरकार ने काम किया। तो निश्चित रूप से समाज का वो जो आदिवासी सुदूर अंचल में बैठा हुआ आदिवासी जो आज़ादी के बाद से अपने आप को छला हुआ मानता था, आज वो अपने आप को मूलधारा से जुड़ा हुआ मानता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो गरीब किसान मजदूर यहाँ पर अपने आप को छला सा महसूस करता था, कांग्रेस का 3 वर्ष का शासन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद उसने देखा कि किस प्रकार से उसके साथ छलावा हो रहा था। झूठे नारे, झूठे वादे देकर जो है उसको एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की पूरी धरती को, छत्तीसगढ़ को पूरा छत्तीसगढ़िया के साथ अन्याय हो रहा था। उस अन्याय से किसी ने निजात दिलाई। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी कोई बहुत बड़ी रुकावट होगी आपकी पार्टी के लिए? लगातार 15 साल शासन में रहना, चौथी बार आप जनता के पास जा रहे हैं एक बार फिर से। मैं ये मानता हूँ कि ये तब होता जब हम कुछ नहीं किए रहते। कांग्रेस को उसके दुष्परिणाम इसलिए भुगतने पड़े कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश में भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश में व्यवस्थाएं फैलाई, उसका परिणाम हुआ कि आज देश के सभी राज्यों में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस आज बुरी तरह से परास्त हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि हम जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ तक कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो लगातार इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया और जनता के सामने है कि देश हित में जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो जनता हम पर इस कारण विश्वास कर रही है। हम ये केवल चुनावी समर में उतरकर हम झूठे नारे, गरीबी हटाओ का नारा देकर 60 साल राज करने वाले लोग नहीं। चलिए, आपने कांग्रेस की बात की, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो पहला ये कि जिन 15 साल बीजेपी सत्ता में रही, आप मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर रहे, हर बार जो चुनाव हुआ उसमें अगर आंकड़ों पर सरसरी तौर पर नज़र डालें तो कोई बहुत ज़्यादा जो वोट परसेंटेज है उसमें अंतर नहीं रहा उतना। आप दोनों की पार्टी में 1%, 1.5% के आसपास का अंतर रहा, लेकिन सत्ता की चाबी आपके हाथ कभी नहीं लग पाई। इस बार आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर होगा, या कोई और ऐसा मुद्दा है, कोई और ऐसे वायदे हैं जो आपको लगता है कि जनता उनको लेकर आपकी पार्टी की तरफ रुझान उनका ठीक रहेगा? देखिए, सरकार के प्रति नाराज़गी एक विषय है, लेकिन सरकार का टोटल फेल्यूर ये बड़ा विषय है। मुझे याद आता है कि इनके पूर्व सांसद जो अब नहीं रहे, वो कहा करते थे कि राज्य में प्रशासनिक आतंकवाद की स्थितियां हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह विदेव जी कहते थे। तो स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी हैं
कि यदि अनुसूचित जाति की बच्चियां अपने स्कूल तक जाने के लिए सड़क की मांग करती हैं तो एसडीएम अपने हाथों में पुलिस की लाठी से ले लेता है, उनको पीटता है। ये हमारी स्थिति है, ये सच है। हम 3 चुनाव हारे हैं, मेरे इस बात को ये हन्ना बोलने से कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जो आपने कहा वो उससे बड़ा सच है। 0.3%, 1.5% और फिर 0.72% का अंतर। मतलब ये है कि यहाँ पर 3 चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी का वोट बैंक लगातार छोटा होता जा रहा है। इस बार आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट से ऊपर के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। ये सच है कि इस राज्य में 15 वर्षों से कमल खिला, लेकिन ये भी सच है कि जहाँ कमल खिलता है वहाँ दलदल हो जाता है। नतीजा ये रहा कि ये राज्य पूरा दलदल हो गया। अब ये बात कर रहे थे विकास की, मैं 2-4 आंकड़े मोटे मोटे बता देता हूँ सरसरी तौर पर। नेशनल प्लानिंग कमीशन का सैंपल सर्वे ये कहता है कि इस राज्य में 39.9% लोग गरीब हैं, जो कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, यानी सर्वाधिक गरीब राज्य यहाँ है। इनका शहरी विकास मंत्रालय कहता है कि 18% से ज़्यादा लोग यहाँ झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक है। इनका नेशनल प्लानिंग कमीशन का सैंपल सर्वे कहता है कि 21 बड़े राज्यों में से जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लचर हैं, उसमें हम 20वें नंबर पे आते हैं। एक संस्था है साहब CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, वो कहती है कि त्रिपुरा के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार, माफ़ कीजिएगा हिंदुस्तान में सर्वाधिक बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो कहता है कि मानव विकास सूचकांक, जिसमें व्यक्ति की आय, उसका रोजगार, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, ये 4 पैमाने पर उसका आकलन किया जाता है। उसमें छत्तीसगढ़ सबसे निचले स्तर पर है। और सबसे बड़ी बात, कितना छोटा राज्य होते हुए भी पूरे हिंदुस्तान में शराब जहां सबसे ज़्यादा बिकती है वो राज्य हम ही हैं। ये सब आंकड़े आप दे रहे हैं सिंह साहब, और निश्चित रूप से आंकड़े जो है, जिन संस्थाओं का आप नाम ले रहे हैं वो बड़ी जानी मानी संस्थाएं हैं। लेकिन अगर ये सब समस्याएं हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जनता को क्या आप सुझाव दे रहे हैं? जनता के पास आप क्या सोल्यूशन लेकर जा रहे हैं? क्या वायदे हैं आपके? क्योंकि बेरोजगारी की समस्या की आपने बात की, या शिक्षा की आपने बात की, या सेहत के क्षेत्र में बात की, आपकी पार्टी की तरफ से क्या वायदा? देखिए, इस बार हम पार्टी की तरफ से कोई वादा लेकर जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस बार हमने एक बार जन घोषणा पत्र बनाया है। जन घोषणा पत्र में हम पूरे 27 जिलों के लोगों के पास गए हैं, सभी वर्गों के लोगों से मिले हैं, मजदूरों से भी, व्यापारियों से भी, श्रमिकों से भी, आम जनता से, किसानों से, विद्यार्थियों से, और हमने ये जानना चाहा है कि आप क्या चाहते हैं जी। उसके बाद जो बातें सामने आई है उसमें कुछ बातें हमने तय किया था कि समय समय पर सार्वजनिक करते जाएंगे। उसमें से 4-5 बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा जी। सबसे पहली बात हमने यह कहा है कि हर किसान का कर्जा माफ़। हमारी सरकार जैसे ही आती है, लगभग 3200 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर आज है, उसको हम तत्काल माफ़ करेंगे। दूसरा हमने ये कहा है कि हम पावर सरप्लस स्टेट हैं साहब। जिस दिन हम बने थे उस दिन पावर सरप्लस के थे, और दुनिया छोड़िए, हिंदुस्तान के पहले स्टेट तो थे ही हम। बावजूद इसके हम सबसे महंगी बिजलियाँ खरीद रहे हैं। तो हमने ये भी उसमें जोड़ा है कि हर उपभोक्ता का बिजली बिल हाफ। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये रहेगी कि दुनिया में देखिए सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा कहीं है, उसको बोलते हैं ओबामा केयर, वो US में है, जिसमें पैसे की लिमिटेशन नहीं है। हमारे से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में 50,000 की लिमिट है, आयुष्मान में 5 लाख की लिमिटेशन है, लेकिन कानून इतने कड़े हैं कि 5 लाख मिलते ही नहीं किसी को। तो ओबामा केयर में नीति ये है कि व्यक्ति का इलाज में जितना भी पैसा लगेगा उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, वो 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, वैसी एक स्वास्थ्य नीति हम यहाँ लेकर आएंगे जी। इसके अलावा जो 2 सालों का किसानों का बोनस इस सरकार ने नहीं दिया है, हम वो भी उनको देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतिम, मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हमारी सरकार आने पर हम बोनस और समर्थन मूल्य मिलाकर 25 रुपये कुंटल के हिसाब से किसान का पाई धान खरीदेंगे जी। तो ये थे कांग्रेस के वादे। लेकिन इकबाल रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो है उसके मीडिया प्रभारी हैं। इकबाल साहब, आपने अपने दोनों सहयोगियों को सुना, बीजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद थे यहाँ और कांग्रेस के भी प्रवक्ता। एक पार्टी जो कि 15 साल सरकार में रही, एक पार्टी जो 15 साल विपक्ष में रही। आपकी पार्टी के नेता इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी को छोड़ के उन्होंने अभी हाल फिलहाल में नई पार्टी बनाई। क्या प्रासंगिकता है आपकी पार्टी की इस चुनाव में? मेरे भाइयों ने, जैसे कि उपासने जी और सिंह साहब ने बताया, तो सिंह साहब ने तो बताया बहुत, मतलब भी अपने बचाव की बात बताई और क्या करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने, हमारे भाई उपासने जी ने बताया कि हमने विकास इतना किया है, इतना काम किया है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। मेरा ये कहना है कि अगर आपने विकास किया होता तो विकास
के नाम पर आपको इतने दर दर भटकना नहीं पड़ती। इतने आपकी पार्टी के नेताओं ने तो यहाँ पर मत दिया है, इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ आ कर के लोगों की सभाएं ले रहे हैं, और उन सभाओं में जो जनता की उपस्थिति है वो अपने आप में ये बताती है कि वो इनसे ऊब चुकी है। 3 साल का योगी जी का कार्यकाल, जिसमें हर कोई खुश था, हर कोई निर्भीक होकर के कहीं भी आ जा सकता था, और वो गया क्यों? क्योंकि आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी से खड़े हो गए और 7.5% वोट काट दिया, वरना ये लोग आ नहीं पाते। तो क्या आपकी पार्टी नहीं अब की बार वही काम करने की कोशिश कर रही है? बसपा के साथ गठबंधन है, शायद उसका नुकसान कांग्रेस को हो चाहे भाजपा को हो, लेकिन किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही। हमको किसी के नुकसान करने से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी लाइन हम अपने आप लंबी कर रहे हैं, तो इनकी खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आदरणीय योगी जी ने कोई घोषणा पत्र या संकल्प पत्र नहीं दिया है, उन्होंने जो अभी निकाला है वो है शपथ पत्र, कि अगर वो जो कह रहे हैं जैसे धान का मूल्य किसानों से पूछ करके हम जितना वो कहेंगे हम उतना रखेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का हाई कमांड दिल्ली या नागपुर में नहीं है। योगी जी जो निर्णय लेना होगा, जिस संबंध में लेना होगा, उस वर्ग से पूछ करके वो काम करेंगे। इसीलिए जनता को उनकी बात समझ में आ रही है और सूझ रही है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता आज पूरी उनके साथ है। और योगी जी का प्रण है कि योगी जी जो सरकार बनाएंगे या उनकी जो सरकार होगी वो छत्तीसगढ़िया की, छत्तीसगढ़िया के लिए और छत्तीसगढ़िया के द्वारा चलने वाली होगी, जिसका आज अभाव है। क्या छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा छत्तीसगढ़िया नहीं है जिसको हमारे भाजपा वाले उप मुख्यमंत्री बना सकते? जी, तीनों टर्म में एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी का कोई भी आदमी इनको नहीं मिला कि जिसको उप मुख्यमंत्री का पद दे सकते। असल में क्या है कि ये लोग अपने आप में संतुष्ट हैं, ये लोग प्रदेश का विकास और छत्तीसगढ़िया का विकास नहीं चाहते। एक मिनट साहब, ये केवल अपना विकास कर रहे हैं, और पिछले 15 साल में इन्होंने केवल अपना विकास किया है, जनता का, छत्तीसगढ़िया का नहीं, वरना इतने बेरोजगार नहीं होते। आउटसोर्सिंग से ला करके यहाँ पर उनका हक मारा जा रहा है। चलिए वो आखिरी फैसला इकबाल साहब, हम सब लोग जानते हैं कि जनता के पास है और जनता का फैसला 11 दिसंबर को सबको मालूम है। कहावत है कि मूल मराए सब सामने आ जाएंगे कितने बाल होते हैं। जी, मधुकर जी को लेकर आते हैं। मधुकर जी, आपने प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है। एक विश्लेषण जिसे कहा जाए, अगर उसकी मैं आपसे बात करूं, खासतौर पे रिजवी साहब की जो पार्टी है, जैसे अभी रिजवी साहब से बात हो रही थी कि क्या प्रासंगिकता होगी इस तीसरे मोर्चे की? पहली बार पिछले कुछ 2 चुनाव के बाद अब दोबारा हो रहा है। एक बार हुआ था जब विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी में गए थे तब, लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा बन के उभरा है, आपको लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है अब की बार चुनाव? कोई दो राय नहीं दैया जी इसमें कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो मुकाबला होगा वो निखालिस त्रिकोणीय होगा। शुरू में तो अजीत जोगी जी की पार्टी को राजनीतिक दलों ने, ना तो बीजेपी ने और ना कांग्रेस ने, यहाँ तक कि जनता ने भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जनसभाएं शुरू की, गांव-गांव दौरा किया और उनकी टीम बढ़ती गई, लोग उनसे जुड़ते गए, तो अब लगने लगा है संयोग से उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया। और चुनाव चिन्ह जो मिला है वो बहुत ही भावना को जोड़ने वाला है, गांव के किसानों को, अन्य लोगों को। तो अजीत जोगी की पार्टी को छत्तीसगढ़ में तो ना तो नकारा जा सकता है, ना तो नज़रअंदाज किया जा सकता है। जहाँ तक प्रासंगिकता का सवाल है, तो देखिए आज तो अजीत जोगी जी तो इसी राज्य के हैं, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, या यूँ कहिए छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बना तो उन्होंने इसको सजाने संवारने में 3 वर्ष का समय लगाया। ठीक है, 15 वर्ष से भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, विकास हो रहा है, विकास दिख भी रहा है। 3 वर्ष में भी विकास हुआ था, हर सरकार ने, दोनों सरकारों ने विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अजीत जोगी जिस तरह से अपनी पार्टी का जनाधार धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में संघर्ष कहिए या मतों का विभाजन कहिए, वो 3 भागों में बंट तो गया है। ऊँट किस करवट बदलेगा ये अभी एकदम कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो इब्तदाई इश्क है, अभी तो शुरुआत हुई है। ये नहीं कह सकते हम कि एकदम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं नहीं सिंहासन छोड़ के आप मत जाइएगा, आपसे अच्छा कोई नहीं है। कांग्रेस के लिए भी लोग थाल सजाए नहीं बैठे हैं आरती उतारने के लिए
कि आप ही आइए। तो मतलब अजीत जोगी के लिए भी ऐसा नहीं कि तो मतलब जोगी आप कह रहे जी हैं कि राह आसान इन तीनों में से किसी के लिए नहीं है। आप सही कह रहे बहुत हैं। ही मुश्किल रहेगी डगर। अभी मतदाता संशय की स्थिति में है, बस जुम्मा 4 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जी सिंह साहब, आप ज़रूर उनका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन उसी के साथ एक और सवाल मैं जोड़ दूं, और वो ये कि अगर जिस तरह से मुद्दों की आप बात कर रहे थे, आपने कहा और उपासने जी ने कहा, रिजवी साहब ने कहा, लेकिन जो बात द्विवेदी जी अभी आखिरी बात जो द्विवेदी जी ने कही कि चाहे आपकी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों को जो अंतर्कलह जिसे कहा जाए, आपसी जो मतभेद हैं पार्टी के अंदर के, हालांकि हर बड़ी पार्टी में उभर के आते हैं हर चुनाव के साथ, लेकिन कुछ ज़्यादा दिक्कतें ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों को छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झेलना पड़ रहा है। देखिए, एक बात आदरणीय जी जो बात कही मधुकर जी ने, 2-3 मुद्दों पर जल्दी में कहना चाहूँगा। हर चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 2 दर्जन से अधिक पंजीकृत दल चुनाव लड़ते हैं। एक दल और आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा तो हो नहीं रहा कि ये पहली बार कोई पार्टी आई है। दूसरी, तीसरा मोर्चा बनाने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। ताराचंद साहू जी ने किया था, वीसी शुक्ला जी ने किया, और अब योगी जी कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क इस प्रदेश की राजनीति पे पड़ा हो, हमने तो नहीं देखा। इसके अलावा 35%, माफ़ कीजिएगा, 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर नोटा तीसरे नंबर पे था। यानी प्रदेश की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई दल यहाँ और भी हो। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुजन समाज पार्टी का हाथी धीरे धीरे यहाँ छोटा होता जा रहा है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी पूरे 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है और 69 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। 5 साल बाद 2013 में बहुजन समाज पार्टी का हाथी फिर 90 सीटों पर चुनाव लड़ता है और इस बार 69 से बढ़कर 94 सीट्स पर जमानत जब्त हो जाती है। तो मतलब और वोट श्रिंक होकर जाता है 4%। तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा खास चुनौती नहीं है। इस पूरे प्रदेश की फितरत ऐसी है कि यहाँ तीसरे दल के लिए तिल मात्र भी जगह नहीं है। ये यहाँ की सच्चाई है और 18 वर्षों के राजनीतिक इतिहास है। लेकिन आपके अपने दल के भीतर ही जो खींचतान चल रही है, वो शायद सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी पार्टी के लिए। देखिए, जहाँ राजनीतिक दल वहाँ होते हैं वैसी बातें सामने आती हैं, लेकिन अजीत जोगी जी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद, उनके पुत्र को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद, पिछले 2 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। यहाँ तक कि इस बार 3 एमएलए के सिटिंग टिकट हमने काटे, बहुत से सुनाम धन्य लोगों को टिकट काटे, लेकिन 90 विधानसभा सीट पर एक भी भारतीय जनता पार्टी वो नाम बता दे या हमारे दूसरे मित्र नाम बता दें जो कांग्रेस से बागी होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। लेकिन आधा दर्जन भारतीय जनता पार्टी के मित्र ऐसे जो बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय महामंत्री जोगी जी छत्तीसगढ़ जनता हमने टिकट नहीं दिया, हमने टिकट नहीं। मैंने कहा ना बागी कौन हुआ? उन्होंने आज सब देखिए, वो अपने पति की पार्टी में चलेगी, उनको देर से उनको देर से भर जाना था। तो वो उनकी पत्नी कांग्रेस में, उनकी बहू बसपा में। अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जोगी जी चुनाव लड़ेंगे। वो तो देखिए हलवा है साहब, हलवे के बारे में बात करके समय क्यों खराब करें। बीजेपी में देखिए बगावत क्या हो रही, मैं आपको बताता हूँ। सरोज पांडे जी राष्ट्रीय मंत्री हैं, महाराज जैसे राज्य के प्रभारी हैं, उनकी सगी भाभी बगावत करके चुनाव लड़ रही हैं। सरगुजा में देखिए 2-2, 3-3 सीटों पर बागी इनके लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां इस बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। यही सवाल उपासनी जी, सिंह साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब आप दें कि जो बागियों की समस्या है वो आपकी पार्टी में ज्यादा है, ये वो कह रहे हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल जो रिजवी साहब की पार्टी आपके लिए कोई चुनौती है, कोई मायने रखती है? तीसरा मोर्चा आप भी मानते हैं, आप भी सिंह साहब से सहमत हैं कि अब लड़ाई सिर्फ 2 तरफा है, बस कांग्रेस और भाजपा के बीच? देखिए, तीसरे मोर्चे की बात जहाँ तक है उसको तो हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता की प्रदेश में तीसरा मोर्चा इस समय है। और इस कारण से भी है कि आपने स्वयं अभी उल्लेख किया विद्याचरण जी का, और विद्याचरण जी भी जब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़े थे उस समय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और कांग्रेस को उसके परिणाम काफ़ी लंबे समय तक भुगतने पड़ रहे हैं। और 7.5% वोट करीब काट दिए थे उन्होंने। और आज इनके ही एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के निर्माण के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और वो उस पार्टी से अलग होते हैं, उनका बहुत बड़ा खेमा कांग्रेस से अलग होता है। तो निश्चित रूप से वो जो खेमा कांग्रेस से अनेक विधायक अलग हुए, अनेक पार्टी के पदाधिकारी अलग हुए, मुख्यमंत्री अलग हुए, वो खेमा जो है आज अलग पार्टी के रूप में इस प्रदेश में फिर से आया है। तो निश्चित रूप से वो पूरा कांग्रेस का निकला हुआ खेमा कांग्रेस को बहुत बड़ा
नुकसान इस प्रदेश में पहुंचाने वाला है। और आपकी पार्टी की जो अंदरूनी बगावत है, दूसरी बात तो हमारी पार्टी के अंदरूनी हमारा परिवार बढ़ा है। 15 वर्षों में स्वाभाविक रूप से इस दिशा में तेज़ी से लोग बढ़े कि हम भी इस पार्टी के जनप्रतिनिधि बने, क्योंकि 15 वर्षों का शासन हमारा हुआ है। यदि ये लगता लोगों को कि भाई ये सरकार में नहीं आने वाले हैं तो कोई पार्टी के टिकट के लिए मारामारी नहीं होती। ये निश्चित रूप से लग रहा है कि पार्टी फिर से चौथी बार सत्ता में आने वाली है, इसलिए जो महत्वाकांक्षाएं हो ज़्यादा जागी हैं। रिजवी साहब, आपसे एक आपकी नई पार्टी है तो निश्चित रूप से जो बगावती सुर हैं वो आपकी पार्टी में शायद अभी ना सुनाई दें, बल्कि जो बाकी दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं जो कि बगावत कर रहे हैं वो शायद वहां पहुंच रहे हैं। जी, बगावत वही है। वहां पर भी जरूर होगा। लेकिन मेरा जो सवाल है रिजवी साहब आपसे वो ये है कि जिस तरह से आप लोगों ने गठबंधन किया बसपा के साथ और आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जोगी जी ज़रूर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगर सत्ता की चाबी आप लोगों के पास हुई, इसे काल्पनिक प्रश्न भी कहकर आप टाल सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर अंत में सत्ता की चाबी आप लोगों के पास हुई तो किस तरफ जाना पसंद करेंगे? देखिए, ऐसा है, एक पुरानी कहावत है कि घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। तो हमारी विचारधारा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा है, सेकुलर विचारधारा है। अगर एक तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, अगर हुआ तो वो खुद आएंगे हमारे पास, जिस तरह से कर्नाटक में हुआ। तो मेरा ये निवेदन है कि जैसे भाई तो साथ मिलके ही चुनाव लड़ना चाहिए था। हाँ, तो ये गलती किसकी है? गलती उनकी है कि जो 4-4 महीने आपने दिग्विजय अपने अजीत जोगी जैसे आदमी को अपने उनके बेटे के उम्र के लड़के राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। देखिए, आत्मसम्मान के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है, कोई शौक में नहीं छोड़ा है कि मैं पार्टी छोड़ करके हीरो बनना चाहता हूँ। और आज मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर रेणु जोगी जी, माननीय अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी, उन्होंने आखिरी दम तक इंतज़ार किया कि मुझे कांग्रेस टिकट देगी, विश्वास था उनको, लेकिन इन्होंने उनके विश्वास को तोड़ दिया। उनकी गलती क्या थी? वो आखिर दम तक कांग्रेस में रही वो, और आज भी बुझे हुए मन से वो गई हैं। उनका लेटर आप पढ़िए, उस लेटर से पता लगेगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ कैसी निकली है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उनको समय समय पर प्रताड़ित किया गया, उपनेता प्रतिपक्ष से क्यों हटाया गया? केवल अजीत जोगी जी की पत्नी है। मतलब और आप उनको ये कह रहे हैं कि अगर उनको कार्यक्रमों में, मीटिंग में इसलिए नहीं बुलाया गया कि केवल वो अजीत जोगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समय आएगा और जरूरत पड़ी तो आप कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी खड़ी होगी? है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारी विचारधारा आपके लिए राहत की बात होनी चाहिए। आप तो वो हमारे भाई हैं, एग्जिस्टेंस को नकार रहे हमारे थे, भाई हैं, मोर्चा है ही नहीं। हम अभी दूसरे एक कमरे से दूसरे कमरे में आए, जिस तरह से शरद पवार जी। पुरानी कहावत है, मुंगेरी लाल का हसीन सपने। और मैंने कहीं पढ़ा था कि हिंदुस्तान की जो टैक्सेशन व्यवस्था है वो सबसे जटिल है, लेकिन मोदी जी ने 4.5 साल में सपने देखने पर कोई कर लगाया हो मेरी जानकारी में नहीं है। और दूसरी कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है, क्योंकि एक भी सीट इनकी पार्टी जीतने वाली नहीं है। मधुकर जी, बहुत ही दिलचस्प इस वक्त स्थिति है, आप सुन रहे हैं बैठकर। जो सवाल मेरा रिजवी साहब को था वही आपसे भी मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरह के समीकरण होंगे, पहली बात ये, और अगर उस तरह के समीकरण होंगे तो फिर इस सब की क्या ज़रूरत थी? देखिए, कैसे सिर्फ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग माना जाए? राजनीति में कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, होता कुछ है, कहा कुछ जाता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप भी जानते हैं। अभी तो मैंने कहा ना कि इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। श्री आरपी सिंह साहब की पार्टी कांग्रेस, रिजवी साहब की पार्टी को बीजेपी की पार्टी कहती, टीम मानती। श्री उपासना जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो भी अजीत जोगी की पार्टी को कांग्रेस की बी टीम कहती है। बड़ा मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि ये जो अजीत जोगी जी के साथ मोहब्बत इन दोनों पार्टियों की है, ये अजीत जोगी को कल कुमार स्वामी बनने की स्थिति में अपने साथ खींचने में पूरी ताकत लगा दे, मुझे तो संशय नहीं है दोनों पार्टियां। क्योंकि देखिए, जिस तरह मैं कोई अजीत जोगी का प्रवक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता आप बैठे हैं, लेकिन एक लेमैन के नाते, एक पत्रकार के नाते जो मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, और उस तथ्य को स्वीकार किया सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता उपासना जी ने कि एक तीसरी शक्ति के रूप में वो पार्टी उभरी है। लेकिन जहाँ तक आरपी सिंह साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि छत्तीसगढ़ में तीसरी शक्तियों ने कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं दिखाया गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा इसके साथ कि उस समय परिस्थितियाँ भिन्न थीं।
हालांकि विद्याचरण जी के जाने से नुकसान हुआ था कांग्रेस को, लेकिन आज परिस्थितियां भिन्न हैं। अजीत जोगी जिस वर्ग से आते हैं, अजीत जोगी के साथ जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो एक तो उनकी ताकत जो थी उसमें इजाफा हुआ। तो कह नहीं सकते कि कल ऊँट किस करवट बदलेगा, लेकिन आज जो तस्वीर है वो ये बताती है कि अगर छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की स्थिति कुमार स्वामी जैसी बनी, कुमार स्वामी तो अब एक प्रचलन में शब्द आ गया है, तो मुझे लगता है जैसा उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी जी ने भी 1-2 दिन पहले संकेत किया है तो उसकी कि संभावना हो सकती है। वो उनका झुकाव, उन्होंने तो कहा कि अजीत जोगी जी दिल से कांग्रेसी हैं, वो कांग्रेस से जुदा हो ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंततः ऐसी संभावना बन सकती है। इस तरह की संभावना बन सकती। चलिए वो सब तो भविष्य की बात है, और जब मतदान होगा और फिर उसके बाद जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा कि किसको किसके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी 1 मिनट से भी कम समय में आप तीनों लोगों से, क्योंकि आप तीनों की पार्टियां बड़ी प्लेयर है, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ के लिए वो है नक्सलवाद का मुद्दा। क्या आपकी पार्टियों का रुख रहेगा सत्ता में आने पर, अगर आप आते हैं, या फिर उपासनी जी आपकी पार्टी अगर फिर से चौथी बार आती है, क्योंकि कई हमले हुए हैं हाल फिलहाल में, नक्सली हमले कई हुए हैं, या फिर अगर रिजवी साहब आपकी पार्टी के पास सत्ता की चाबी होती है, तो किस तरह की रणनीति रहेगी इस समस्या से निपटने के लिए? सिंह साहब आपसे शुरू करें। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ इस पूरे प्रदेश में किसी ने जन आंदोलन खड़ा किया तो कांग्रेस ने, चाहे वो सरवा जुड़ुम हो या उसके पहले का आंदोलन। हमारे नेताओं की शहादत भी सिर्फ इसीलिए हुई कि हम नक्सलियों के खिलाफ लड़े हैं। हमारा मानना बड़ा स्पष्ट है कि गोली का जवाब गोली हो सकती है, लेकिन जो बीच की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं, वहाँ का क्षेत्रीय विकास है, उस संतुलन को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समूल नाश करना असंभव है। आप हथियारों के दम पर उनको पीछे ढकेल सकते हैं, लेकिन ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। आपको एक डालाक का रास्ता भारत के संविधान के दायरे में रहकर खोलना रखना पड़ेगा। जी, उपासनी जी। ये देखिए, निश्चित रूप से नक्सलवाद के लिए यदि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता आज शहीद हुए हैं, तो वो इसी कारण से कि आज भी जब चुनाव में पर्चे नक्सलियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर रहा है कि साठगांठ किसकी है। नक्सलियों को जिन्होंने इस प्रदेश में, पूरे देश में जिस प्रकार से, और जन्मदाता यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने सरगुजा का क्षेत्र हो चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, नक्सलियों को जिम्मे सौंप दिया, और बाद में जिस सत्ता से अलग हुए तो उस पर लड़ाई लड़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। सरगुजा का नक्सलवाद यदि समाप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अब यहाँ भी समाप्ति की ओर जो है जाते जाते जिस प्रकार से वो कुछ घटनाएं कर रहे हैं इस चुनावी चक्रव्यूह में, तो ये निश्चित रूप से एक जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता यहाँ पर आकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं उसका परिणाम मैं मानता हूँ। जी, रिजवी साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और याद भी दिलाना चाहूँगा कि माननीय अजीत जोगी जी 3 साल मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। उस समय नक्सलाइट घटनाएं, क्या नक्सलाइट लोग जो थे ना, वो छत्तीसगढ़ की केवल सीमाओं तक सीमित थे। ये उसके बाद जब से हमारे भाई उपासने जी की सरकार आई है, उसके बाद से इसमें इतना इजाफा हुआ कि आज कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि माननीय अजीत जोगी जी अगले सीएम होंगे, और उनके आने के बाद वो जो भी तरीका या जो भी अपना वो रास्ता अपनाएंगे, उससे जा कर के ये नक्सलाइट समस्या का अंत होगा। और इसीलिए जनता जो है उनको चुनने के लिए आतुर है और आश्वस्त है, और उनको लेके आने वाली है। बिल्कुल। तो वादे और दावे दोनों किए जा रहे हैं। हालांकि इस बात का आखिरी फैसला प्रदेश की जनता को करना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगले 5 साल तक शासन कौन करेगा, और इसका जवाब 11 दिसंबर को मिलेगा। हालांकि हम आपके लिए एक अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रदेश से इस तरह के चुनावी कार्यक्रम लाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।